Myself, Dr. Raval Kavit Harshid Rai. I am Assistant Professor at Rameshwaram Institute of Technology and Management, Lucknow. So today we are going to study about liquid dosage forms part 2, in which we will discuss about excipients and solubility enhancement methods. So first of all, excipients used in liquid dosage forms. We have already studied the organoleptic excipients as well as the vehicle like co-solvents and buffers. We have also studied the coloring agents, sweeteners, flavoring agents. Now we will have a little bit detailed idea of other excipients like solubilizers, surfactants, emulsifying agents, suspending agents, viscosity enhancers and preservatives as well as stabilizers. So in other excipients, first of all we will talk about solubilizers, or you can say surfactants. So the solubilizer, the term itself tells the story that it is helping in solubilizing the active pharmaceutical ingredient, and they are mostly surface active agents, or you can say surfactants. So what does the surface active agents do? Surface active agents are having a specific characteristic that it will surround the particle or droplet, fine, and it will make it stabilized in that specific environment, right. So it also encourages, when we talk about the solubility enhancement technique, then also we will study that it also increases the solubility by reducing the surface tension of a liquid. तो उसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे जब हम सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये यूटिलाइज होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में। तो सरफेक्टेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ सॉल्युबलाइजर भी यूज़ होगा क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी इन्हेंस करता है, और कैसे करता है, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। तो सरफेस टेंशन क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। हम बात करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स की, जैसे कि एक वाटर है, एक ऑयल है। अगर हम ऑयल को वाटर में ऐड करेंगे तो वो दोनों इमिसिबल होते हैं, लेकिन अगर उसको हम साथ में एक सरफेक्टेंट डाल दें तो क्या होता है, सरफेक्टेंट डालने की वजह से, जैसे मान के चलिए कि ये हमने एक बीकर में वाटर लिया हुआ है, दिस इज़ वाटर, इसमें हम ऑयल ड्रॉपलेट्स ऐड कर रहे हैं, तो ऑयल उसमें स्टेबल नहीं है, पहले इमिसिबल है, वो अलग होके ऊपर का एक लेयर बना देगा और अलग हो जाएगा, फेस सेपरेशन फॉर्म में होगा। अगर हम यहाँ पे सरफेक्टेंट यूज़ करेंगे या सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज़ करेंगे तो वो क्या करेंगे, इस ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है उसके आसपास में एक लेयर बनाएंगे और उसका इंटरफेशियल जो टेंशन है, इंटरफेशियल टेंशन मतलब क्या, इंटरफेस किसको कहते हैं, जहाँ पे दो चीज़ें मिलती है, जैसे कि जहाँ पे ये मान लीजिए ऑयल का ड्रॉपलेट है तो इसके अंदर पूरा ऑयल है, दिस इज़ द ऑयल, बाहर इसके वाटर है, तो ये जो सरफेस है दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेस, जहाँ पे पानी और ऑयल दोनों आपस में मिल रहे या कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस इंटरफेस पे ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स वो क्या करेंगे, उस सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, जो कि हम डिस्पर्शन थियोरी या थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन में बाद में पढ़ेंगे, जिसमें ओरिएंटेड वेस्ट थियोरी एंड डिफरेंट थ्योरीज है जिसके बेस पे ये प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं सरफेक्टेंट्स। बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट्स एंड दैट कैटेगरीज आर बेस्ड ऑन द सरफेस चार्ज दे हैव। सरफेस चार्ज मतलब उसके सरफेस पे कैसा चार्ज है उसके बेस पे। तो एनायोनिक सरफेक्टेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एनायोनिक सरफेक्टेंट्स का मतलब क्या होता है, इन सरफेक्टेंट्स की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है और उनको जब ऐड किया जाता है तो वो फॉर्मुलेशन को नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे एक नेगेटिव लेयर बनाएंगे, मीन्स जो यहाँ पे इंटरफेस पे जो लेयर बनता है अपना सरफेस एक्टिव एजेंट का, वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं होगा, राइट। सो दैट इज़ एनायोनिक सरफेक्टेंट्स, और उसके भी 3 टाइप्स है बेस्ड ऑन द केमिकल फंक्शनल ग्रुप दे हैव। सल्फेट्स,
सल्फेट्स में सल्फेट ग्रुप होता है और उसका एग्जाम्पल है SLS, सोडियम लोराइल सल्फेट। जो मोस्टली आप जितने डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो वो सारे डिटर्जेंट है जिससे हम कपड़े भी धुलते हैं, वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, उसमें भी ये मेन कंपोनेंट होता है सोडियम लोराइल सल्फेट, राइट, विच इज़ जनरली एब्रीवेटेड इज SLS। देन सल्फोनेट्स, द सल्फोनेट्स आर ऑल्सो एनायोनिक सर्फेक्टेंट्स। आप समझ सकते हैं कि सल्फेट ग्रुप कैसा होता है, SO2 माइनस, सल्फोनेट्स में SO3 माइनस, तो यहाँ पे -2 है चार्ज, माइनस में नेगेटिव चार्ज है, तो वो एनायोनिक सर्फेक्टेंट्स है, राइट। वैसे ही कार्बोक्सिलेट्स, तो कार्बोक्सिलेट्स में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, आपने COOH ग्रुप आपको पता होगा, COOH इट इज, जब H का प्रोटोनेशन होता है तो COO माइनस बचता है, तो COO माइनस इज प्रोवाइडिंग द नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे एनायोनिक सर्फेक्टेंट्स हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। सल्फेट्स में सोडियम लोराइल सल्फेट, सल्फोनेट्स में अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स, एंड कार्बोक्सिलेट्स में सोडियम स्टीयरेट, इट इज़ अ एस्टर। अब हम बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड सर्फेक्टेंट्स की, इट मींस कैटायोनिक सर्फेक्टेंट्स। कैटायोनिक सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है और आपके जो इंटरफेस पे जब प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे, ठीक है, तब भी वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रदान करते हैं उस टाइम पे, और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन रखते हैं, राइट। दे आर एग्जाम्पल बेंजाल्कोनियम क्लोराइड, it is widely used cationically charged surface active agent. Then third category, non-ionic surfactants. Non-ionic का मतलब क्या होता है, they are not having any charge, they are neutral, उस पर ज़ीरो चार्ज होता है, ना वो एनायोनिक है ना वो कैटायोनिक है, वो नॉन आयोनिक है, उनका कोई आयोनाइजेशन नहीं होता है, ना ही उस पर कोई सरफेस चार्ज होता है, राइट। सो ऐसे एग्जाम्पल है सिटाइल अल्कोहल, स्टेराइल अल्कोहल, सिटोस्टेराइल अल्कोहल, वो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ वन इज एम्फीफिलिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीफिलिक? एम्फी मीन्स टू, बोथ, एंड फिलिक मीन्स दोनों तरफ उसका इंक्लिनेशन है, दोनों तरीके, दोनों एनायनिक प्लस कैटायनिक दोनों को वो लाइक करता है, सो इट इज़ कॉल्ड एम्फीफिलिक। इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइक ज्विटर आयन। ज्विटर आयन आपने पढ़ा होगा 12th में, ज्विटर आयन्स आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। तो जितने भी एम्फीफिलिक होते हैं दे आर हैविंग बोथ चार्ज, एनायनिक एज वेल एज कैटायनिक चार्ज, राइट। सो इसके एग्जाम्पल में अमीनो एसिड्स एंड लेसिथिन, सोया लेसिथिन, एग लेसिथिन, सो दीज आर द surface active agents which are mostly used as solubilizer in liquid dosage forms. Now let's learn about emulsifying agents. So when we are preparing emulsion, so what is emulsion? Emulsion is a biphasic liquid dosage form in which one phase is dispersed into another dispersion medium, and this both phases are immiscible, but with the help of emulsifying agent we are keeping them together in a miscible state, right. So emulsion कैसा होता है, बाईफेजिक है तो उस बाईफेजिक को जो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसमें कोई सेपरेशन ना मिले, उसका फेज सेपरेट ना हो, इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, emulsifying एजेंट का यूज़ करते हैं। और it also enhances the kinetic stability of emulsions, right. Basically there are 5 types of emulsifying agents: natural, semi-synthetic, synthetic, alcohols and inorganic types of emulsifying agents. First of all, let's talk about natural emulsifying agents. It means they are obtained from plant source or vegetable source, right. For example, agar and pectin, these both are obtained naturally from vegetable source, right. Then animal source, they are wool fat and egg yolk, right. So they are obtained from animal source, wool fat is obtained from wool and egg yolk is obtained from egg. So they are also working as emulsifying agent and they are natural emulsifying agents. In synthetic or semi-synthetic we can consider this methyl cellulose, sodium carboxymethyl cellulose,
and different cellulose derivatives, they are called semi-synthetic or synthetic emulsifying agents. Then inorganic emulsifying agents, in that here there is not a organic compound, it is not organic compound, but it is inorganic in nature. It means they are clay like substances and they do not have any carbons, right. Inorganic compounds do not have carbon in them, while the organic compounds obviously have the carbons in them as a majority of the atom, right. So here the milk of magnesia, which is aluminum hydroxide and magnesium hydroxide, right. So milk of magnesia is having a equal proportion of aluminum hydroxide and magnesium hydroxides, and even differently magnesium hydroxide is also considered as emulsifying agent. Then bentonite. Bentonite is a type of clay and we use it as emulsifying agent in various kind of liquid dosage forms, right. Let it be calamine lotion, let it be other liniments or externally applied liquid dosage form. We heavily use the bentonite as emulsifying agent in that. Now alcohols, certain alcohols, not like ethanol or methanol, but these type of long chain alcohols like PVA, polyvinyl alcohol, polyethylene glycols, or you can say macrogols, they are heavily used as emulsifying agents. So these are the types of emulsifying agents we are using in preparing the liquid dosage forms. Now let's talk about the stabilizers. So first of all, why do we need the stabilizers? हमारा जो फॉर्मूलेशन है वो हमेशा पहले तो स्टेबल होना चाहिए. जैसे कि कोई एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है और एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है. तो उस डेट जब तक वो एक्सपायर होता है तब तक उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और वो स्टेबल रहता है अगर 2 साल 3 साल या उतने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रोल होता है स्टेबलाइजर्स का. अगर हमने स्टेबलाइजर्स उसमें सही तरीके से और सही अमाउंट में ऐड नहीं किए हैं तो डेफिनेटली हमारा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो स्टेबल नहीं होगा, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी नहीं होगी और वो उसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी है उससे पहले ही वो ख़राब हो जाएंगे और वो यूजेबल नहीं रहेंगे. सो the main motto of stabilizers that it confirms the stability of dosage form, that you have to keep in mind. Basically there are two type of stabilizers which we use. First is antioxidants, because क्या होता है जब liquid dosage form होता है तो आप उस बॉटल को बार बार ओपन करते हैं तब उसमें एयर एंट्रैप हो जाती है, फिर उसको बंद कर देते हैं. जब भी एयर अंदर जाती है तो एयर के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन क्या करेगा, उस आपका जो कंटेंट है, आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एक्सीपिएंट्स है, उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, राइट. और वो ऑक्सीडाइज करेगा तो एक केमिकल रिएक्शन होगी और हमारा जो ड्रग है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो किसी और डिफरेंट केमिकल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि वो नया बना हुआ केमिकल स्टेट थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट इफेक्टिव हो या ना भी हो सकता है. तो इसलिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करेंगे. तो एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम क्या है, इसका नाम खुद बताता है, इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट. मीन्स वो ऑक्सीडेशन को रोकेगा, ब्लॉक करेगा. अगर अवेलेबल ऑक्सीजन है तब भी वो ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने देगा, राइट. और ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा तो हमारे जितने कंपाउंड्स हैं वो रिड्यूस फॉर्म में नहीं आएंगे, राइट. गॉट इट. सो वी हैव टू यूज दिस टू टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर मोस्टली वाइडली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स. BHT एंड BHA आप एब्रीवेशन से भी याद रख सकते हैं, और इसका अगर नाम आपको याद रखना है देन इट इज़ ऑल्सो गुड दैट ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये बोथ एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे से यूज़ होते हैं और हर एक लिक्विड डोजेस फॉर्म में नेसेसरी होते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ स्टेबलाइजर्स इज़ प्रिजर्वेटिव. तो हमें एक प्रिजर्वेटिव कैपेसिटी भी चाहिए कि हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म को प्रिजर्व करे और उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना होने दे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि माइक्रोबियल
ग्रोथ का चांस बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में, और उसे हमें उस डोजेस फॉर्म को बचाना है, और ये इटसेल्फ डिसएडवांटेज है लिक्विड डोजेस फॉर्म का। तो हमें अच्छे तरीके से प्रिजर्वेटिव्स को प्रॉपर अमाउंट में और सही तरीके से ऐड करना होगा, ताकि हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म ज़्यादा समय तक सही स्टेबिलिटी के साथ और सही परफेक्ट डिज़ायरेबल फॉर्म में रहे। सो हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स विच प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। फॉर एन एग्जाम्पल, बेंजोइक एसिड, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइड्स। Now let's study these preservatives in little bit more detail. So these substances are added to the preparation to prevent the bacterial growth. First example is benzoic acid, and it is employed as a sodium or potassium salt of benzoic acid, and mostly it is used in cosmetic also, food industry also, because they are non-toxic and mostly added in this concentration. जब भी हम प्रिजर्वेटिव एजेंट की बात करेंगे तो आपको ये भी माइंड में रखना है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि मोस्टली दे आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तभी वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं, तो उसका अमाउंट बहुत ही कम होगा। बट हियर इन दिस केस द बेंजोइक एसिड्स और बेंजोइट और salts of benzoic acid, they are non-toxic in nature, and that's why it can be added up to 0.1% weight by volume of the preparation, right? So this much concentration is allowed for benzoic acid. For para-hydroxybenzoates, which is a byproduct of benzoic acid and also used as preservative in syrups and other preparation. Then quaternary ammonium compounds. They are also heavily used as stabilizer, or you can say preservative agent in liquid dosage forms, and they are used in this range that you have to remember: 0.004 to 0.02% weight by volume. This is the concentration in which we can use it. इससे ज़्यादा concentration use करेंगे तो quaternary ammonium compounds जो होते हैं वो बहुत ही टॉक्सिक इन नेचर होते हैं ड्यू टू देयर एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज। वो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड से मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज है, और जिसका ज़्यादा सरफेस चार्ज होता है वो डेफिनेटली आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, राइट। सो उसका बहुत मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ 0.1% है बेंजोइक एसिड में, विच इज़ नॉन टॉक्सिक, बट इस केस में कितना कॉन्सेंट्रेशन है 0.004 टू 0.02% weight by volume. Salicylic acids and salicylate salts are also used as preservative, and they possesses mild antiseptic action also. Then other mercury based preservatives are also used, because mercury is also acting as a substance which can reduce the microbial growth, right. So in this range 0.001 to 0.1% weight by volume, the mercury based preservatives are used, and these are thiomersal phenyl mercuric acetate PMA. Now let's talk about solubility enhancement techniques. Till now we have studied about the different excipients which are being used in liquid dosage forms, and we studied also in detail the surfactants and stabilizers, preservatives, antioxidants. Now we will study about the different techniques by which we can enhance the solubility, right. So in that the first technique is micronization. Now what do we mean by micronization? Micro means 10⁻⁻⁶, ठीक, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, एंड नाइजेशन मीन्स कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास उसको हम इस रेंज में लाना चाहते हैं, सो दैट उसका जो पार्टिकल साइज होगा वो 10⁻⁶ की रेंज में आ जाए, 10⁻⁶ मीटर, राइट। तो reducing the size of solid drug particles ranging from 1 to 10 micron. Please be specific on this size, 1 to 10 microns, by using different techniques, and we mostly use the spray drying or air attrition method or micromilling, and this process is also called micronization. किसी भी ड्रग पार्टिकल्स को अगर हम वो शायद 1 सेंटीमीटर का हो, 1 mm का हो, या कितनी भी साइज़ का हो, लेकिन उसको अगर हम माइक्रो रेंज में लाते हैं
1 to 10 माइक्रोन की साइज़ में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, माइक्रोनाइजेशन। एग्जाम्पल्स स्टेरॉइडल्स एंड सल्फा ड्रग्स, इन दोनों ड्रग्स के केस में दिस टेक्निक इज़ हैवीली यूज्ड फॉर सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट। ठीक है, अब सेकंड मेथड पे आते हैं कि अगर हम माइक्रो स्केल से और नीचे चले जाएं, नैनोनाइजेशन। अब सबसे पहले आपके मन में सवाल उठेगा कि हम क्यों साइज़ कम कर रहे हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप ये देखिए कि अगर मेरे पास एक ऐसा क्रिस्टल है किसी सब्सटेंस का या कोई एक कंपाउंड का टुकड़ा है, ठीक है, तो इसकी साइज़ है 1 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसका एरिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। बट अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ डिफरेंट पार्ट्स में, तो आप देखिए कितने छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हो रहे हैं, साइज कम कर रहे हैं, तो क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है इन मल्टीपल फोल्ड्स, 1000 टाइम्स, लाख टाइम्स में सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर इस टुकड़े को हमने किसी सॉल्वेंट में डाला, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, क्योंकि उसका जो सरफेस है इतनी ही है जहाँ से आपका जो सॉल्वेंट है वो रिएक्ट करके उसको सॉल्युबलाइज फॉर्म में लाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके अगर छोटे छोटे हमने और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और कम साइज़ के, मिलीमीटर साइज़ के या माइक्रोन साइज़ के पार्टिकल्स कर दिए, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है। हर एक सिंगल जो इसमें से बने हैं स्मॉल पार्ट्स, उसके पास अपना खुद का ज़्यादा सरफेस एरिया है, तो वो यहाँ पे सॉल्वेंट अच्छे से इंटरेक्ट करेगा और उसको इजीली सॉल्युबलाइज कर सकता है। तो ऑलवेज डिक्रीजिंग द साइज ऑफ एनी पार्टिकल विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, राइट, सो कीप इन माइंड। अब वैसे ही हम माइक्रोनाइजेशन के बाद हम जा रहे हैं नैनोनाइजेशन की तरफ। इट मीन्स अब हम साइज़ को ले जाएंगे नैनो रेंज में। ठीक है, सो इट्स अ प्रोसेस वेयर बाय द ड्रग पाउडर इज कन्वर्टेड टू नैनो फॉर्म, और यू कैन से नैनो क्रिस्टल्स और नैनो पार्टिकल्स ऑफ साइज 200 to 600 नैनोमीटर, राइट। सो अगर आपकी क्रिस्टलाइन ड्रग है तो उसके नैनो क्रिस्टल्स बनेंगे, एंड सपोज अगर वो सिर्फ नॉर्मल एमोर्फस फॉर्म में कोई ड्रग है ऐसे पार्टिकल, तो उसका नैनो पार्टिकुलेट फॉर्म बनेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एम्फोटेरिसिन बी। हम एम्फोटेरिसिन बी का नैनोनाइजेशन करके उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। नाउ use of surfactants, this is the second technique after third technique, sorry, first micronization, then nanonisation, and the third one is use of surfactants. जैसे हमने आगे पढ़ा कि surfactants क्या करते हैं, solubility enhance भी करते हैं, तो we can easily use them as solubility enhancers, or you can say solubilizers. So they are mostly called surface active agents, and surfactants enhance the solubility and thereby they also increase the absorption, they enhance the absorption, they enhance the dissolution rate also, and as well as permeability of the drug, right. So these are the property of surfactants, and that's why they are used as solubilizer to enhance the solubility. And here the example is steroids like spironolactone. Now use of salt forms, the salts have improved solubility and dissolution characteristics as compared to their ओरिजिनल ड्रग। अगर आप डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स फॉर्म बनाएंगे तो उससे भी काफ़ी बार सॉल्युबिलिटी में इन्हांसमेंट हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अल्कली मेटल सॉल्ट्स बनाया जाए अगर एसिडिक ड्रग्स, जैसे कि पेनिसिलिन, प्रोकेन, पेनिसिलिन का डिफरेंट सॉल्ट फॉर्म अगर बनाया जाए अल्कली सॉल्ट्स के साथ, तब भी उसकी सॉल्युबिलिटी इन्हेंस होती है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट्स बनाए जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट्स ऑफ बेसिक ड्रग्स, कोई अगर बेसिक ड्रग है, वीक बेसिक ड्रग, उसका अगर हम सॉल्ट फॉर्म बनाए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे कि HCl या H2SO4 के साथ में, तब भी हम उसकी सॉल्युबिलिटी इस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल एट्रोपिन, तो इसकी वजह से हम इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इन्हेंस करते हैं। जब भी हम सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम सॉल्युबिलिटी वाटर में बढ़ा रहे हैं, बिकॉज एक्वियस सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट for drug to get into our body and show the therapeutic response, right. Now the salt formation does have limitation. ये टेक्निक तो अच्छी है, हम सॉल्ट फॉर्म बना सकते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमें
डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम कहाँ पे रुक जाएंगे. फर्स्ट, नॉट फिजिबल टू फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड्स. सॉल्ट्स आप उन्हीं के बना सकते हैं जो बेसिक है या तो एसिडिक है, मीन्स या तो नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है. न्यूट्रल कंपाउंड्स है तो आप सॉल्ट्स नहीं बना सकते. सॉल्ट में भी हाइग्रोस्कोपिक और हैज़ पुअर प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक. आपने सॉलिबिलिटी बढ़ाई लेकिन हो सकता है कि वो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट बन गया हो और उससे आपके फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम्स आए. नाउ द यूज़ ऑफ एमॉर्फ्स, एनहाइड्रेट सॉल्वेंट्स एंड मेटास्टेबल पॉलीफॉर्म्स. तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड ड्रग, एमॉर्फ्स आर हैविंग अ डिफरेंट सॉलिबिलिटी प्रोफाइल. जैसे कि एमॉर्फ्स जो होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल दैन मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ्स. एमॉर्फस फॉर्म जो होता है किसी भी ड्रग का वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू देयर मेटास्टेबल फॉर्म्स और मेटास्टेबल पॉलीफॉर्म्स एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म. नाउ द एनहाइड्रेट्स आर मोर सॉल्युबल दैन हाइड्रेट्स. मीन्स जो ड्रग के अंदर इटसेल्फ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसकी कंपैरिजन में ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एनहाइड्रेट फॉर्म में होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, राइट. तो जैसे आपने देखा होगा कि मोनोहाइड्रेट फॉर्म है, डाइहाइड्रेट फॉर्म है किसी ड्रग का, तो उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू देयर एनहाइड्रेट फॉर्म. सो हियर इज़ द amorphous, more solubility than metastable. Anhydrous is having more stability, more solubility than hydrates, and solvates are having more solubility than non-solvates. Now the solvent deposition technique. The poorly aqueous soluble drug such as nifedipine, for an example we are taking nifedipine, so it can be dissolved in an organic solvent like alcohol, and it can be deposited to the inert hydrophilic solid materials like starch or microcrystalline cellulose, and can be and afterwards we evaporate the solvent. तो इससे क्या होता है, इस एक मटेरियल के ऊपर, सॉलिड मटेरियल के ऊपर आपके ड्रग को आपने डिपॉजिट कर दिया और उसको सॉल्वेंट डिपोजिशन हम कह रहे हैं. सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, फिर सॉल्वेंट को इवापोरेट करते हैं और ड्रग यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, दैट्स वाई. और इस टेक्निक से भी हम सॉल्युबिलिटी इन्हेंस कर सकते हैं. नाउ लेट्स थिंक अबाउट प्रेसिपिटेशन. तो प्रेसिपिटेशन ऑल्सो इज़ अ टेक्निक जहाँ पे हम पुअरली एक्वियस सॉल्युबल ड्रग्स को सॉल्युबिलिटी इन्हेंस करके सॉल्युबल बना सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन, जिसको हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व करेंगे सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, उसके बाद उसको रैपिड मिक्सिंग करेंगे विथ नॉन सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें वो सॉल्युबल नहीं होता है. तब क्या होगा, क्योंकि इसमें सॉल्युबल नहीं होता है हमारा ड्रग नॉन सॉल्वेंट में, तो हम देखेंगे कि ड्रग का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और नैनो साइज पार्टिकल्स मिलेंगे. देन मॉलिकुलर एनकैप्सुलेशन विद साइक्लोडेक्स्ट्रिन. काफ़ी बार हम साइक्लोडेक्स्ट्रिन को भी यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली बीटा एंड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रिन यूज़ होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं. तो ये जितने होते हैं तो उनका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल, और वो मॉलिकुलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और इस तरीके से उसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस करते हैं. फॉर एन एग्जांपल बार्बिट्यूरेट्स, थायाजाइड्स एंड डायूरेटिक्स. Selective adsorption on insoluble carriers and alteration of pH of the drug microenvironment that can also enhance the solubility of a drug. Thank you.